हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आंधी तूफान में खाना बनाने वाली बहू। माँ, मुझे तो कहना मत खाना बनाने के लिए, मुझे तो वैसे ही बहुत काम होते हैं। मेरे भी जोड़ों में दर्द रहता है, फिर खाना बनाएगा कौन। तभी सरला का छोटा बेटा विवेक कहता है, माँ क्यों ना भैया की शादी करा दो, भाभी आएगी तो अपने आप चूल्हे पर खाना बना लिया करेगी। वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो विवेक बेटा, करण की भी अब शादी करने की उम्र हो रही है। फिर समय ऐसे ही गुजरता है। करण की रूबी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही रूबी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी उसका स्वागत बड़े प्यार से करते हैं। दीदी, मुझे आप रसोई बता दीजिए कहाँ है, क्योंकि मुझे आज चूल्हा पूजन करना है। अरे बहू आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा बना देखकर रूबी अपनी सास से कहती है, ये क्या माँ जी, आप लोगों की रसोई तो आंगन में बनी हुई है, लेकिन सबकी रसोई तो घर के अंदर बनी होती है। रूबी के ऐसा कहने पर सरला कहती है, हाँ बहू तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस गांव में सबकी रसोई आंगन में ही बनी हुई है। इस गांव को एक साधु द्वारा श्राप मिला हुआ है कि अगर किसी ने भी घर के अंदर चूल्हा जलाया तो उसके घर में कुछ न कुछ अपशगुन हो जाएगा। इसीलिए गांव के हर घर में खाना आंगन में ही बनता है। चलो अब तुम खाना बना लो, मैं बाकी घर का काम निपटा लेती हूँ। सरला के कहने पर रूबी अपने आंगन की रसोई में खाना बनाने लगती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, फिर इस आंगन में बनी रसोई से रूबी के सामने परेशानी आने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूबी आंगन में बैठकर तेज धूप में खाना बना रही होती है। ये लोग खाना तो इतनी धूप में आंगन में बैठकर बनवा लेते हैं, पर चाहिए थाली सजी हुई घर के अंदर ही। रूबी जल्दी जल्दी खाना तैयार करती है और सबकी थाली लगाकर अंदर लेकर आती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बाहर के कई चक्कर लग जाते हैं और गर्मी में थककर वो चूर चूर हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पैर ही नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बारिश का मौसम भी करीब आ जाता है, जिसके चलते हवाएं आंधी तूफान का रूप ले रही थी और रूबी आंगन में खुली रसोई में खाना बना रही थी। अचानक आंधी तूफान कैसे शुरू हो गया? अभी तक तो मौसम ठीक था। हाय हाय, आहा, और ये सारी मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है, मेरी आंख। क्या आंधी तूफान को भी अभी आना था, मैं खाना कैसे बनाऊं? ये चूल्हा तो बार बार बुझे जा रहा है। रूबी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से आंधी तूफान में खाना बनाती है। फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज बहुत तेज आंधी तूफान आया था, आंगन में खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कब तक चलेगा? माँ जी इतनी तेज आंधी तूफान में तो खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है। बहू जरा सी हवा क्या चली, तू तो उसे आंधी तूफान का नाम देने लगी। सुन, तू अकेली बहू नहीं है इस गांव में जो आंधी तूफान में खाना बना रही है। गांव की और भी बाकी बहुएं हैं, वो भी ऐसे ही खाना बना रही हैं। माँ जी मैंने अपनी छत से देखा था कि सबकी आंगन की रसोई में चूल्हे के चारों ओर ईंट की ओट लगी हुई है। सबके चूल्हे कवर है, तो उनका चूल्हा कैसे बुझेगा? बस हमारी ही रसोई में ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आंगन में रसोई की छांव डलवा दीजिए। हाँ हाँ देखूंगी। रूबी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। रूबी को ऐसे ही आंधी तूफान में खाना बनाना पड़ता था। एक दिन रूबी बाहर आंगन में बैठकर खाना बना ही रही होती है, तभी अचानक तेज आंधी तूफान आने की वजह से रूबी कूदती हुई सब्जी को कपड़े से पकड़ करके अंदर घर की तरफ लेकर जा रही थी, ताकि उस सब्जी के अंदर धूल मिट्टी ना करे। तभी उसकी आंख में धूल चली जाती है और सारी गर्म सब्जी उसके ऊपर गिर जाती है। माँ जी बचाओ, बहुत तेज चल रहा है। जल्दी से रूबी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी रूबी के पति करण को अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ माँ, तुमने रूबी पर बहुत अत्याचार कर लिए। अगर मेरी रूबी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अपने बेटे को रोता देख सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे से कहती है, मेरी बहू मुझे कहती रही कि माँ जी रसोई के ऊपर छांव करा दीजिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अपनी माँ को माफ कर दो करण बेटा। तभी अंदर से डॉक्टर आकर कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रूबी अब खतरे से बाहर है। तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु, मेरी बहू अब ठीक है। फिर सरला रूबी से मिलने उसके पास जाती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर देना, पर आज के बाद तुम्हें उस आंगन की रसोई में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके ऊपर छांव करा दी है कि अब तुम्हें कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आज से हम भी तुम्हारे साथ घर के काम में मदद किया करेंगे। जी भाभी, माँ जी ठीक कह रही है, लेकिन माँ जी आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारे गांव को श्राप क्यों मिला हुआ है।
बहू, हमारे गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई थी जो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। उन्होंने घर घर जाकर खाना मांगा था, लेकिन किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से एक साधु जो भगवान शिव का भेजे हुए दास थे, उन्होंने ये श्राप हम गांव वालों को दिया। इसीलिए इस गांव का कोई भी इंसान कभी भी घर के अंदर रसोई नहीं बना सकता। रूबी को ये बात जानकर बड़ी ही हैरानियत होती है और कुछ दिन बाद रूबी उस साधु का पता लगाकर सभी गांव वालों के साथ उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद उस श्राप से सभी गांव वाले मुक्त हो जाते हैं और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है।
अरे अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जय तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहां भी तो पैसे देते हैं ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सोनम बहन मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी। और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे।